सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आपके मॉडल पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। एक मॉडल पेपर हमने कल डिस्कस किया था और आज हम लोग दूसरा मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह डेली दोस्तों हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जब तक आपकी गणित की परीक्षा हो नहीं जाती है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कि आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। आपको जहां दिक्कत है उन टॉपिक्स को मैं क्लियर भी कर रहा हूं। चैप्टर वाइज भी मैंने सब पढ़ा दिया है दोस्तों आप लोग को। और आपके राजन सीरीज के एक एक क्वेश्चन को जो क्वेश्चन उसमें गलत दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने सही करवा करके पूरा राजन सीरीज आपको पढ़ा दिया है, पवन सीरीज आपको पढ़ा दिया है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों अपने तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं कि आप लोगों के 25 में 25 नंबर आए, यह मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं। इसीलिए दोस्तों आप लोग जितनी प्रैक्टिस बोल रहे हैं उतनी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, यह देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग बने रहिए। और आज हम लोग पूरा मॉडल पेपर जिस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं परीक्षा में 1 से 18 प्रश्न तक सभी प्रश्न दोस्तों हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग दोस्तों कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करिएगा और मैं जब सॉल्व कर लूंगा तो आप मिला लीजिएगा कि सही उत्तर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस मॉडल पेपर में, ताकि दोस्तों आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों से पहला प्रश्न है, वर्ग 25 से 35 की निम्न सीमा होगी। तो दोस्तों कोई भी वर्ग लिखा होता है जैसे 10 से 20, तो ये जो 10 होता है यह निम्न सीमा होता है और ये जो 20 होता है यह उच्च सीमा होता है। तो यहाँ पे निम्न सीमा पूछ रहा है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा निम्न सीमा। तो ऑप्शन 3 जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह होती है 2। और दोस्तों एक जो होता है वह ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, और 2 संख्या जो है वह खुद से कटती है या फिर 1 से कटती, तो इसलिए अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, देखिए यदि a धन b बराबर 12 तथा a ऋण b बराबर 2 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान है। अब दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, a प्लस बी और इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का भी मान हमको पता है और a माइनस बी का भी मान हमको पता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, a प्लस बी का मान 12 और गुड़े a माइनस बी का मान 2। तो 12 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 24 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, ऋण 16/17 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो दोस्तों आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस संख्याओं को पलट देते हैं। तो ऋण 16/17 लिखा है तो बस अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा -17/16 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। एक ये तरीका आप याद रख सकते हैं, या आप दूसरा तरीका जो है दोस्तों निकालने का वह है जो आपने परिभाषा पढ़ी है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके साथ उसका अगर हम लोग गुणा कर देते हैं और गुणनफल 1 आ जाता है, वही संख्या उसकी गुणात्मक प्रतिलोम होती है। यानी कि ऋण 16/17 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है तो इसमें मान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो अगर x है ऋण 16/17 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो दोनों का अगर गुणा करते हैं हम लोग तो 1 के बराबर आना चाहिए, और इस प्रकार x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 17 को बराबर के उधर भेज दीजिए, ऊपर हो जाएगा, और इसके बाद दोस्तों बटे में ऋण 16 आ जाएगा। तो x का मान दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, ऋण 17/16, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम इन 2 तरीकों से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, या तो आप संख्या को बस पलट दीजिए जो परिमेय संख्या दी गई है, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, या फिर आप जो संख्या आपको दी गई है और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा उसको 1 के बराबर दिखा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है
रूट दो तो नहीं है परिमेय संख्या, 3.14। तो दोस्तों यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 3.14 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 100 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, ये तो कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 314/100। अब ये देखिए p/q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब √8 यह एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि √8 को आप कितना भी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, रूट में 4×2 या 2√2 लिखेंगे, तो √2 तो है ही। जहां रूट वाली संख्याएं दोस्तों बची रह जाती हैं, रूट में कोई अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट आपका बचा रह जा रहा है, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार √18 भी परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा जो है 3.14 यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो केवल यहाँ पे 3.14 ऐसी संख्या है जिसको आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बाकी जो तीनों संख्याएं हैं वह कर्णी में हैं, अंडर रूट में हैं, तो उन्हें हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम ऑप्शन दूसरा जो है उस पे सही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करो। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंतर्गत जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है उस वृत्त की परिधि क्या होगी यह बताइए। तो देख लेते हैं किस प्रकार यह प्रश्न हल होगा दोस्तों। सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक वर्ग है जिसकी जो भुजा है वह 7 सेंटीमीटर की है। तो एक 7 सेंटीमीटर का दोस्तों हम लोग यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग हमने दोस्तों यहाँ पे बना लिया। अब इसमें कह रहा है दोस्तों कि जो बड़े से बड़ा वृत्त बन सकता है। अब देखिए एक वृत्त इस प्रकार आप खींच सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा भी वृत्त पॉसिबल है, तो ये बना देंगे। अब ये बनाएंगे तो देखेंगे इससे बड़ा वृत्त पॉसिबल है, तो इस प्रकार का एक वृत्त दोस्तों हम लोग बना लेंगे। एक वृत्त इस प्रकार से बन जाएगा, यही सबसे बड़ा वृत्त होगा। अब दोस्तों यही सबसे बड़ा वृत्त बनेगा जो चारों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा वृत्त आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा वृत्त बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ये जो भुजा है यह 7 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग के भीतर इससे बड़ा वृत्त नहीं बन सकता है, यही सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है, अब ये जो भुजा है वर्ग की वह 7 सेंटीमीटर की है, और आप देखेंगे तो ये जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है दोस्तों वह भी 7 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भुजा है उसी के बराबर यहाँ पे व्यास है। ठीक है, तो 2r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर के। 2r बराबर 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कैसे, व्यास जो होता है दोस्तों वह होता है 2r, और 2r यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के। तो 2r बराबर हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, और r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो वृत्त खींचा गया है वर्ग के अंदर उसका परिधि हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। परिधि दोस्तों इसे इंग्लिश में हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। और अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू हमें पता है, तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती दोस्तों, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वह 3.14 ऐसे करके होती है, और इसकी जो दशमलव के बाद की वैल्यू होती है वह खत्म नहीं होती है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। यह आप लोग याद रखिएगा। अगर कहीं पे पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं होती दोस्तों। ठीक है, बस हम लोग इसकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं, यह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली कहीं पे पूछ लेता है कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं है,
तो पाई परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, 22/7 तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन पाई जो होता है, पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे कर करके होती है, तो यह परिमेय संख्या के रूप में इस वैल्यू को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अप्रॉक्स में 22/7 लिखते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू व्यक्त करने को आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, यह आप लोग याद रखिएगा। यह एक ट्रिकी क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन दोस्तों हमें सॉल्व करना होता है तो हम 22/7 लेके चलते हैं, लेकिन परीक्षा में अगर आपसे पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं होती है। अब आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं दोस्तों। आर की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पे 7/2, तो इसको हम रख लेते हैं 7/2। अब देखिए ऊपर गुणे में 7 है, नीचे बटे में, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और हम 2 से 22 को काट देते हैं, 11 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 11 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो जो परिधि दोस्तों हमें मिल जाएगी वृत्त की, वह 22 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लंबाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और यहाँ पे चौड़ाई आपको दिया गया है। लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दी गई है एक कमरे की और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक बहुत खास निवेदन है कि आप लोग प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों कई लोग गलती क्या कर सकते हैं कि उन्होंने देखा लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो जहां भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप लोग देखते हैं, आप लोग आयतन का फॉर्मूला लगाने लगते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, घन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं लोगों से, तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल में दोस्तों केवल 2 ही चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई, और आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। यहाँ पे आपसे बस क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें केवल 2 चीजों का इस्तेमाल होगा, 2 माप का इस्तेमाल होगा केवल, और यहाँ पे आपको दिया गया है 3 माप। तो देखिए किस प्रकार इसको हम लोग हल करते हैं दोस्तों। किसी भी कमरे के दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उस फॉर्मूले को आप नोट भी कर सकते हैं और यह भी मैं आपको बता देता हूं कि वह फॉर्मूला आता कहां से। पहले आप दोस्तों नोट कर लीजिए चाहे फॉर्मूला, और इससे पहले भी मैंने ऐसे प्रश्न आपको कराए हैं दोस्तों। तो अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको डिटेल्ड में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग दीवारों के, किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला आप नोट करिए, किसी भी कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वह होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई है। ठीक है, धन चौड़ाई है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर गुणे ऊंचाई है। ठीक, तो यह फॉर्मूला दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी भी कमरे के चारों दीवारों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो यह फॉर्मूला काम करेगा। हम लोग समझ लेते हैं कि यह फॉर्मूला आया कैसे। यह कमरा हम लोग मान लेते हैं जिस कमरे में अभी आप बैठे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं आप बैठे हैं और सामने की तरफ आप दीवार को देख रहे हैं। तो ये जो सामने की दीवार दोस्तों आप देखिए, यह जो दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या कर सकते हैं आप, इसकी जो लंबाई है यह और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, आप देखेंगे जमीन से, फर्श से छत तक की जितनी लंबाई है, यहाँ क्या लिख रहे हैं, उसको हम लोग ऊंचाई लिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे दीवार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यह जो आपके सामने दीवार है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब यह दोस्तों आपने इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया सामने वाली। अब आप देखेंगे ध्यान से तो पीछे की जो दीवार है वह भी एकदम समान है, उसमें भी, उसका भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो यही आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो धन हम लोग कर लेते हैं लंबाई गुणे ऊंचाई। तो यह इन दोनों का जो आपके सामने है और जो आपके पीछे है, इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया दोस्तों।
अब हम लोग देखते हैं जो आपके बाएं साइड की दीवार है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो देखेंगे जो कमरे की चौड़ाई है और गुणे ऊंचाई जब आप करेंगे तो इस दीवार का आपको क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग धन करके लिख दें चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये इस दीवार का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार ये जो राइट साइड में आपके दीवार है उसका भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यह चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों आपको दिख रहा है कि 2 बार लंबाई गुणे चौड़ाई है, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई है, और धन 2 बार है चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा 2 गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 2 गुणे ऊंचाई आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से ये फॉर्मूला दोस्तों, और इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये जो गुणा यहाँ हुआ है ऊंचाई का, इसको हम लोग दोस्तों लास्ट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गुणे ऊंचाई यहाँ लास्ट में भी लिख सकते हैं ताकि फॉर्मूला एकदम क्रम में रहे, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार यह फॉर्मूला दोस्तों आता है। अब यहाँ दोस्तों सीधे आप वैल्यूज पुट करिएगा एग्जाम में। बस आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो दोस्तों मैंने पूरा प्रोसेस भी आपको बता दिया है कि किस प्रकार आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे अब वैल्यूज रख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। तो 2 गुणे लंबाई 8 मीटर धन चौड़ाई 5 मीटर और गुणे ऊंचाई 4 मीटर। अब इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 2 गुणे, पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 धन 5 कितना हो जाएगा, 13 और गुणे 4। ठीक, और ये हो जाएगा 26 गुणे 4, और 26 का गुणा 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 चौक 24, हासिल लगा 2, और ये 8 तो 10, 104 उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। 26 का गुणा 4 में करेंगे तो 104, और सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया वह 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, 3, 5, x, 9 और 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों समांतर माध्य का सीधे हमें फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये हो गया दोस्तों हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला। अब समांतर माध्य हमें 7 दिया गया है, वैल्यू हम लोग सभी पुट कर लेते हैं। देखिए समांतर माध्य 7 दिया गया है, 7 हमने रख लिया, और संख्याएं दोस्तों हमें यहाँ पे दी गई हैं 3, 5, x, 9 और 11। तो इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11 कर लेंगे। और ये कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, ये संख्याएं हैं 5। ठीक है, इन संख्याओं की संख्या है 5, तो बटे आंकड़ों की जो संख्या हो जाएगी वह 5 हो जाएगी। अब देखिए 5 का गुणा 7 में करके हम लोग बराबर के इधर 35 लिख सकते हैं, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए 8 धन x धन 20। ठीक, 3 और 5 को हमने 1 में जोड़ दिया, धन x धन 9 और 11 को 1 में जोड़ दिया तो 20। अब x धन 28 बराबर लिख सकते हैं 35। अब अंकों को एक तरफ कर लेंगे दोस्तों, तो 35 ऋण 28, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। जो यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है दोस्तों उसका मान हो जाएगा 7, x का मान हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया गया दोस्तों, इसकी ऊंचाई दी गई है और इसका आधार हमें दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न में दोस्तों समकोण त्रिभुज है तो ऊंचाई ना लिख करके हो सकता हो कि ऐसा लिखा होता कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और लंब 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों चित्र में यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब इस त्रिभुज में दोस्तों यह जो है इसको हम लोग लंब भी बोलते हैं, हिंदी में लंब
या ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में चाहे लंब लिखा हो, अगर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो चाहे लंब लिखा हो चाहे ऊंचाई लिखा हो दोस्तों, बात एक ही होगी, ठीक है। तो या तो लंब लिख के आपको लंबाई दे देगा या ऊंचाई लिख के उसकी माप दे देगा, ठीक। तो ये ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर की, यहाँ प्रश्न में बोल रहा है, और आधार जो है वह 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो 1/2 गुणे आधार है 8 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई है 6, तो 2 से 8 को काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 छक 24 होता है दोस्तों। तो हमें उत्तर जो एरिया मिल जाएगा वह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, या 24 वर्ग सेंटीमीटर भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x धन 1/x का मान 2 दे रखा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें वैल्यू दे रखा है x धन 1/x बराबर 2, और हमसे वैल्यू दोस्तों पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही वैल्यू दोस्तों हमसे पूछ रहा है। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, इसी का हम दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे x धन 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे लगा है। तो देखिए यहाँ बटे में x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर धन 2 बराबर 4, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, संख्या को एक तरफ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4-2, या फिर एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो इसी का मान दोस्तों हमको निकालना था। यहाँ पे हमें देखिए इसका मान बहुत ही आसानी से मिल गया, ठीक। अब इसके बाद है दोस्तों प्रश्न संख्या 11, ऋण 7/13 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस जो चिन्ह है उसी का परिवर्तन कर देना होता है। कुछ भी संख्या दी गई है उसके आगे बस आप माइनस से गुणा कर दीजिए। तो अब माइनस से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7/13, ठीक है। तो इसका जो मान आ जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा, वह हो जाएगा 7/13। और किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम और किसी भी संख्या को उसके योगात्मक प्रतिलोम में अगर हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, तो उसका मान कितना आ जाता है, 0। जैसे यहाँ पे ऋण 7/13 दिया है और इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर x हो और इसमें दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, 7/13 मिल जाएगी, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम होगा 7/13, ठीक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 12 है, यदि ab बराबर 7 a माइनस बी बराबर 8 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताइए। हमें ab का मान पता है, a माइनस बी का मान पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी के होल क्यूब को। देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है और फॉर्मूला हम a माइनस बी के होल क्यूब का लिख रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको a माइनस बी की वैल्यू पता है और ab की वैल्यू पता है, और यहाँ पे भी a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a माइनस बी दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 8 रख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8 का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ab की जगह हो जाएगा 7, ab की वैल्यू यहाँ पे 7 दी गई है और a माइनस बी 8 दिया गया है, तो यहाँ 8 रख लेंगे। अब देखिए 8 के घाते 3 है, यानी कि 8 का 3 बार गुणा है, ठीक है। अब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3 सत्ते 21 और 21 का गुणा होगा 8 में। ठीक है, 8 अठाए 64 होता है दोस्तों, और 64 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 512, और ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस देखिए 8 का गुणा 21 में, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, संख्याओं को एक तरफ हम कर लेते हैं तो 512 धन 168 हो जाएगा। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, अब देखिए जोड़ लीजिए, 8 और 12 आपस में जुड़ेगा 0, अब 6 धन 1 होगा 7 और हासिल 1 8 हो जाएगा, और ये 5 धन 1 होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू जो दोस्तों हमें मिल जाएगी वह मिल जाएगी 680। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर मिल जाएगा दोस्तों वह हमें मिल जाएगा 680। अब अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 664 घन सेमी है, यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा 6 सेमी चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा दिया गया है, और इस टुकड़े का आयतन दोस्तों हमें पता है 264 घन सेंटीमीटर है, इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई पता है, बस हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, ये सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो घनाभ का आयतन होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। ठीक, तो आयतन यहाँ पे दोस्तों हमें कितना दिया गया है, आयतन हमें दिया गया है 264, लंबाई 8 और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो 264 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 6, और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई ही रख लेते हैं, यही हमें निकालना है। तो ऊंचाई बराबर अगर केवल हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 264 बटे 8 गुणे 6। ठीक है, तो अब 8 से दोस्तों हम लोग इसको काटेंगे तो देखिए 8 त्रिक 24 होता है, फिर देखिए 2 बचेगा यहाँ पे, फिर 24 हो जाएगा, तो 3 बार फिर से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 33 बटे 6, और 3 से अगर हम लोग ऊपर नीचे काटते हैं तो ये देखिए 11 बार में, और नीचे 6 2 बार में, यानी कि 11 बटे 2 सेंटीमीटर दोस्तों हमको मिल जाएगा ऊंचाई। ठीक है, या इसको दोस्तों हम 5.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऊंचाई हमें यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों वह मिल जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, 156, 221 और 364 का मासा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तीन संख्याओं का, तो हम चाहे गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लें चाहे भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तीन संख्याएं दोस्तों यहाँ पे हमें दी गई हैं। तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या है 156, तो 156 में से हम लोग भाग दे देते हैं, इससे जो बड़ी संख्या है उसमें यानी कि 121 में हम लोग भाग दे देंगे। तो 156 से हम लोग 121 में दोस्तों भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो 156 अब घटा लेते हैं दोस्तों, तो देखिए 11 में से 6 घटेगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा है। अब फिर से 11 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा तो 0, यानी कि यहाँ पे 65 शेषफल आ जाएगा। अब शेषफल से दोस्तों हम लोग भाग देते हैं जो इससे पहले भाजक रहता है, यानी कि 156 में हम लोग भाग देंगे 65 से, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा 130। और अब देखिए शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 2, 26 शेषफल आ गया। तो 26 से अब हम 65 में भाग देंगे, तो 65 में 26 से भाग देंगे दोस्तों तो 2 बार जाएगा, देखिए 52 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, अब 13 से हम लोग भाग देंगे 26 में, 2 बार जाएगा, 26 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 13 जो हो जाएगा दोस्तों वह हमारा यहाँ पे मासा हो जाएगा 156 और 221 का। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, संख्या बची है 364, तो अब हम लोग चेक करेंगे 13 और 364 का मासा। तो 13 से भाग देंगे दोस्तों हम लोग 364 में, तो पहले तो 2 बार जाएगा देखिए 26, और शेषफल बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10, और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 13 से फिर से हम लोग देखेंगे कितनी बार जाएगा,
तो 13 अट्ठे दोस्तों 104 होता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा और 13 जो है दोस्तों 13 से फिर से हमको जो शेषफल है वह शून्य मिल गया, यानी कि 13 जो हो जाएगा दोस्तों मासा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मासा मिल जाएगा दोस्तों वह हमें 13 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 156, 221 और 364 का जो मासा होगा दोस्तों वह 13 होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, यदि 5, 15 x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों 5, 15 x और 105 समानुपाती हैं, मतलब कि समान अनुपात में हैं, मतलब कि 5 अनुपाते 15 समानुपाते x अनुपाते 105 है। अब दोस्तों जहां भी समानुपात में होती हैं संख्याएं, वहां पे आपको पता है जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वह बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो अंतः पद हैं 15 गुणे x बराबर 105 गुणे 5। ठीक, या x बराबर लिख सकते हैं 105 गुणे 5 बटे 15। ठीक, अब 15 सत्ते दोस्तों 105 होता है तो 7 बार में कट जाएगा और 7 का गुणा 5 में होगा तो 35, यानी x की वैल्यू जो दोस्तों हमें यहाँ पे मिल जाएगी वह 35 मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 35 हो गई। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि एक जो पिता हैं उनके पुत्र की जो आयु है उससे 30 वर्ष अधिक उनकी आयु है इस समय। ठीक है, वर्तमान की बात करें अगर तो जो पिता की आयु है वह पुत्र के आयु से 30 वर्ष अधिक है, और अगर 7 वर्ष पहले की बात करें तो जो पिता की उम्र है वह पुत्र के उम्र से 7 गुनी थी। ठीक है, तो यह दो चीजें हमें दी गई हैं दोस्तों। दोनों समीकरण की मदद से हम लोग जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसको। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं जो पुत्र की वर्तमान आयु है वह x है। ठीक, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, यहाँ पे लिख लीजिए माना पुत्र की वर्तमान आयु x है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, दिया है 30 वर्ष अधिक है तो 30 जोड़ देंगे x में। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो गई, x धन 30 वर्ष हो गई। अब 7 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, पुत्र की आयु रही होगी x माइनस 7। ठीक, वर्तमान में x है तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7, और इसी प्रकार पिता की 7 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी, x धन 30 माइनस 7, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं x धन 23। 7 वर्ष पहले पिता की आयु रही होगी x धन 23। अब इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है 7 वर्ष पूर्व जो पुत्र की जो पिता की आयु है वह पुत्र के आयु से 7 गुनी थी। जैसा कि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब इसको एक समीकरण में हम लोग बना लेते हैं। जो पिता की आयु मतलब कि x धन 23 है वह पुत्र के आयु के 7 गुनी या 7 गुणे पुत्र की आयु जो 7 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु यह 7 गुनी थी पुत्र की आयु, जो उस समय 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु थी उसकी 7 गुनी थी। तो यही हमने दोस्तों बराबर दिखा दिया दोनों को। तो x धन 23 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस 49। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ मतलब संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर देखिए 23 और 49 इधर आ जाएगा, धन में हो जाएगा, और 7x माइनस x हो जाएगा, ये प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हासिल लगा 1, ये 7 72, और इधर बचा है 6x। अब x बराबर लिख सकते हैं 72 बटे 6, 6 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वह 12 आ जाएगी, मतलब कि पुत्र की जो वर्तमान आयु हमें मिल गई
वह 12 वर्ष मिल गई। तो पुत्र की वर्तमान आयु अगर 12 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु x दोस्तों हमने पुत्र के वर्तमान आयु को माना था जो हमें 12 मिल गया है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x धन 30 है, यानी कि 12 धन 30 यानी कि 42 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 42 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, यदि एक त्रिभुज ABC जिसके AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया जाता है, यदि DE बराबर 7 है तो BC की माप ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम लोग इस त्रिभुज को बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC हमको दिया गया है, त्रिभुज ABC हमको दिया गया है और बोला गया है कि AB का जो मध्य बिंदु है वह D है और AC का मध्य बिंदु E है। इन दोनों को आपस में मिलाया गया है, यानी कि AB के मध्य बिंदु यहाँ पे D है और AC का जो मध्य बिंदु है वह E है और इन दोनों को मिलाया गया है और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह 7 सेंटीमीटर की है। यही हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। जो DE का मान है वह 7 सेंटीमीटर दिया गया है और BC का मान कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो किसी भी त्रिभुज में दोस्तों आप यह याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में दोस्तों दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी लंबाई जो होती है वह तीसरी भुजा के त्रिभुज के तीसरे भुजा की आधी होती है। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो DE बराबर होगा हाफ ऑफ BC। यह संबंध दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक है। तो यह संबंध दोस्तों इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, DE बराबर हाफ BC होगा। अब DE का मान 7 हमको पता है, 7 बराबर 1/2 BC हो जाएगा और BC बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों BC की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वह मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी त्रिभुज आपको दे दे और दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर दे दे, जैसे ये त्रिभुज दे दे, इसके ये दो मध्य बिंदु दे दें और ये रेखा इसको मिला रही है और इसका मान अगर 5 दिया है तो यह 10 होगा। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी जो लंबाई होती है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक। अब इसके बाद अगले प्रश्न को दोस्तों हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। अब यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, इन आंकड़ों का हम लोग को टैली चिन्ह लगा करके बारंबारता भी लिखना है। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार हम लोग करेंगे। तो ये संख्याएं दोस्तों हमें यहाँ पे दी गई हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को एक क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में इन संख्याओं को दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दी गई है, 6। और 6 कितनी बार आ रही है, यहाँ पे देखिए एक बार, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार आ रही है, एक बार यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो 6 को 3 बार हमको लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या है। इसके बाद देखिए दोस्तों 7 है। 7 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 7 देखिए यहाँ पे है और इसके बाद देखिए दोस्तों 7 यहाँ पे, मतलब 7 2 बार आ रहा है तो 2 बार 7 लिख लेंगे। इसी प्रकार इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद 8 कहीं नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है और 9 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 9 आ रहा है हमारा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 और 4 और फिर 5 बार 9 आ रहा है। एक बार यहाँ आ रहा है तो 5 बार 9 आ रहा है। 9 को दोस्तों हम 5 बार लिख लेंगे। 9 के बाद दोस्तों देखिए 9 के बाद 10 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, सीधे यहाँ पे 12 आ रहा है। और 12 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 बार 12 को लिख लेंगे। ठीक है।
और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तो 13 नहीं आ रहा है और 14 आ रहा है। और 14 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 4 बार आ रहा है। तो 4 बार 14 को लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद 15 को देखेंगे तो 15 कितनी बार आ रहा है? 15 यहाँ पे दोस्तों 3 बार आ रहा है। तो 3 बार 15 को लिख लेंगे। तो इस प्रकार एक क्रम में दोस्तों आप लिख लेंगे तो आपसे गलती होने की उम्मीद नहीं रहेगी। अब दोस्तों सारणी जब हम लोग बनाएंगे, बारंबारता सारणी, तो एक कॉलम हम लोग संख्या का रखेंगे, मतलब कि ये जो संख्याएं हैं इसको रखेंगे, और एक हमें रखना है टैली चिन्ह। टैली चिन्ह लगा करके हमें बारंबारता को फिर उसके बाद लिखना है। तो एक फिर से कॉलम, फिर तीसरा कॉलम हमारा होगा दोस्तों बारंबारता का। तो बारंबारता का एक कॉलम हो गया, यह 3 कॉलम बन जाएंगे दोस्तों। अब जौन जौन सी संख्याएं आ रही हैं, जो भिन्न भिन्न संख्याएं आ रही हैं उसको लिख लीजिए। देखिए 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है और 15 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमने इन संख्याओं को लिख लिया। अब देखिए 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 3 लाइन आपको खींच देना दोस्तों इस प्रकार, ठीक। और यहाँ बारंबारता 3 लिख देना है। इसके बाद देखिए 7 2 बार आ रहा है, तो आपको 2 खड़ी लाइन इस प्रकार खींच देना है और यहाँ पे बारंबारता 2 लिख देना है। इसके बाद 9 देखिए, 9 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 9 आ रहा है 5 बार। तो यहाँ पे आपको 4 खड़ी लाइन और एक डायगोनल तिरछी लाइन खींच देना है। इसी को हम लोग दोस्तों टैली चिन्ह बोलते हैं और बारंबारता आपको 5 लिख देना है। जैसे ही 4 से अधिक होती है बारंबारता, तो 4 खड़ी लाइन तो आप खींचेंगे ही, 5वीं लाइन के लिए एक आप तिरछी लाइन खींच देंगे, इसी को टैली चिन्ह बोलते हैं। अब 9 का दोस्तों हो गया, 5 का रिप्रेजेंटेशन टैली चिन्ह का इस प्रकार होगा, 5 हम बारंबारता लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं 12 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 12 के लिए 3 खड़ी लाइन और 3 यहाँ लिख देंगे। और 14 देखिए कितनी बार आ रहा है? 14 यहाँ दोस्तों संख्या में आप देखेंगे 14 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 4 बार, ठीक है। तो 14 के लिए 4 खड़ी लाइन और यहाँ 4 बारंबारता। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 कितनी बार आ रहा है? 15 3 बार आ रहा है। तो 15 के लिए 3 खड़ी लाइन और यहाँ पे 3 बारंबारता। तो इस प्रकार से दोस्तों यह सारणी आपकी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। यही सारणी हमें बनाना था, संख्या, टैली चिन्ह और बारंबारता को दिखाना था। तो इस प्रकार पिछले मॉडल पेपर में दोस्तों मैंने आपको आयत चित्र बनाना बताया था। इसमें मैंने आपको टैली चिन्ह के साथ बारंबारता कैसे बनाना है यह आपको बता दिया। अब सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके पूरे होते हैं। अब आपके कितने प्रश्न दोस्तों इसमें से सही हुए आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कहीं दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसकी फ्री पीडीएफ दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो पूरा पेपर है और जितने भी नोट्स हम आपको देते हैं दोस्तों सभी फ्री देते हैं। और सभी जो पीडीएफ होते हैं, आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ आपको दोस्तों मिलता है टेलीग्राम ऐप पे, हमारा चैनल है, वहां पर भी आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो आपको वहां पर भी जैसा लोगो यहाँ येलो कलर का TUC लिखा हो नीचे आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार से वहां पर भी आपको लोगो मिल जाएगा। वहां पे आप नीचे ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पे आपको दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस, वीडियोस की सभी सूचनाएं, सभी पीडीएफ हम आपको टाइम टाइम पे देते रहते हैं, ठीक है। तो जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाती हैं, जिनको पीडीएफ नहीं मिल पाते हैं, सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा दोस्तों, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं दोस्तों वह आपको मिल पाए, ठीक है। बेल आइकन को दोस्तों आप लोग दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है नोटिफिकेशंस के लिए। और साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में अभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस मॉडल पेपर की जानकारी हो सके और सभी लोग इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें और अपने आप का आकलन कर सकें कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, पीडीएफ को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा
टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो लोग जुड़े हैं उनको भी मिल जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों हम आपके सभी विषयों को पढ़ाते हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो सभी विषयों को पढ़ना चैनल पे विजिट करके आप लोग मत भूलिएगा। एक-एक वीडियो दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ाते हैं, आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। तो आपको चैनल पे जाना है, हर एक प्लेलिस्ट को देखना है, हर एक वीडियो को आपको देख लेना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी हम आप लोग की कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूं ही बने रहिए। आप लोग जब तक शिक्षक नहीं बन जाते हैं हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।